ना। लगभग पूरी बुक मुझे अकेले पढ़ानी है, ठीक है। आपका पहला चैप्टर होगा केमिकल काइनेटिक्स। क्या होगा? केमिकल काइनेटिक्स। डेली पहली क्लास मेरी रहेगी, आप लोग सीधे आइए, बैठिए, मैं आऊँगा तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक ना। हाँ, तुम्हारा कौन सा पहला सेमेस्टर है? तुम्हारी क्लास होगी 12 से, पहले थर्ड चलेगा, फिर फिफ्थ चलेगा, फिर फर्स्ट चलेगा। बिल्कुल बैठ कर पढ़िए, ठीक है। चलिए पहले काइनेटिक्स समझते हैं। काइनेटिक्स मतलब होता है गतिकी। क्या होता है? गतिकी, यानी स्पीड, यानी स्पीड। और स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो किसी रिएक्शन में डिस्टेंस क्या है? टाइम तो मालूम हो जाएगा, रिएक्शन इतने टाइम में कंप्लीट हुआ। डिस्टेंस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, जो कन्वर्ट होगा। यानी टोटली समझिए कि ये जो है काइनेटिक्स, जो केमिकल काइनेटिक्स है, वो रासायनिक क्रिया की वेग यानी दर dx/dt रेट को बताती है। किसको बताती है? रेट को, कि किस रेट से रिएक्शन यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने टाइम में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसकी क्रिया विधि को भी बताता है कि यह रिएक्शन कैसे हो रहा है, ठीक ना, यानी मैकेनिज्म को। तो लिखिए द ब्रांच ऑफ साइंस, या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, साइंस नहीं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of a chemical reaction and their mechanism, क्रिया विधि। ठीक, ये तो हो गई केमिकल काइनेटिक्स। यानी इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है? किसी अभिक्रिया की दर पढ़नी है और उसके होने की विधि पढ़नी है कि रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। हेडिंग डालिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, ठीक ना। चाहे हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितने समय में चेंज हुआ यह अध्ययन कर लें, या प्रोडक्ट कितने समय में आया यह अध्ययन कर लें, ठीक। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन, चाहे हम जिसका कर लें, चाहे रिएक्टेंट का कर लें, चाहे प्रोडक्ट का कर लें, जितने समय में रिएक्टेंट टूटेगा उतने समय प्रोडक्ट आएगा। तो दोनों का समय सेम है, दोनों का समय सेम है। तो चाहे हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अध्ययन कर लें कि कितने समय में यह बदला प्रोडक्ट में, या हम प्रोडक्ट का अध्ययन कर लें कितने समय में प्रोडक्ट आया। यानी अभिक्रिया की दर कैसे निर्धारण करेंगे? दो विधियाँ, या तो हम रिएक्टेंट साइड से निर्धारण कर लें या तो प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि जो टाइम है, क्या है, जो टाइम है वह सेम है। किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए, दोनों के लिए सेम है। तो हम दोनों तरफ से कंसंट्रेशन भी तो सेम है, जितना रिएक्टेंट टूटेगा उतना ही प्रोडक्ट आएगा। जैसे मान लीजिए शुरू हुई है ये 0, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, यह एक शायद पीसी से टूट कर आएगा। सीधी सी बात समझिए, 100 रुपये आपके पास है, कितने हैं? 100 रुपये आपने, आप मार्केट गए अभी कुछ नहीं खरीदे, मार्केट गए अभी कुछ नहीं खरीदा, 0 है, इसका मतलब खरीदारी अभी शुरू नहीं हुई है। मान लीजिए 10 रुपये का आपने खरीदा, तो 10 रुपये कहाँ से आएगा? इसी में से तो आएगा। तो इसका क्या हुआ? 90 हुआ, और यहाँ यानी 100 से यह 90 हुआ, इंक्रीज हुआ, और यह 0 से 10 हुआ, इसका मतलब इंक्रीज हुआ। देखिए अमाउंट उतना ही है, 10 यहाँ से टूटेगा, 10 यहाँ आएगा, ठीक। जो टाइम टी लगा इसको आने में, वही टाइम टी लगेगा इसको जाने में। तो चाहे हम जिस तरफ से अध्ययन कर लें, चाहे रिएक्टेंट साइड से अध्ययन कर लें, चाहे
प्रोडक्ट साइड से अध्ययन कर ले, सिर्फ हमें निकालना क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कितने समय में चेंज हुआ। ठीक, अब चेंज हुआ दोनों का हो सकता है, इसका घटना इसका बढ़ना। समझ रही है? देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन may be defined as the rate of reaction may be defined as the change in concentration of any one of the reactant or product per unit time. ठीक ना? एग्जाम्पल लीजिए, कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 phosphorus pentachloride to form PCl3 and Cl2. PCl3 and Cl2 नीचे रिएक्शन लिखिए। ठीक है, रिएक्शन लिखा। अब लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, इसका हम दोनों ढंग से लिख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इसके टर्म में लिखेंगे, किसके टर्म में बेटा, रिएक्टेंट के टर्म में, और इधर क्या है, प्रोडक्ट है, तो मैं लिख सकता हूँ इसका तो घटेगा, तो लिख सकता हूँ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन टाइम टेकन। अगर मैं इसके टर्म में लिखूंगा तो लिख सकता हूं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चाहे हम PCl3 का लिखें और चाहे Cl2 का लिखें, अपॉन टाइम टेकन। दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे, और प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। चलिए नोट करिए इसको, बात करें। चलो अभी वीडियो पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। और ये भी डालिए एक्सप्रेशन आता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे ना? dx/dt से दिखाया जाता है। द रेट ऑफ रिएक्शन may be expressed as the rate of reaction may be written as नीचे लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाया जाएगा dx/dt, जहां x क्या है, dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt क्या है, चेंज इन टाइम। अब रिएक्टेंट का लिखेंगे तो इसके सामने माइनस साइन लगाएंगे, और अगर प्रोडक्ट का लिखेंगे तो प्लस साइन लिखेंगे। ठीक ना? कितना हो गया? इतना जो करना है लिख लीजिए। द रेट ऑफ रिएक्शन कब निगेटिव लगे, कब पॉजिटिव, इज एक्सप्रेस्ड
the rate of reaction is expressed in term of a reactant, in term of a reactant, comma a negative sign यानी ऋण वाला नेगेटिव साइन इज पुट पुट टू शो दैट दिखाने के लिए शो दिखाने के लिए टू शो दैट द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजेज और प्लस लगाएंगे और या ना लगाएं क्योंकि प्लस तो ऑलरेडी रहता है तो वो किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए, जो क्या दिखाएगा कि बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अब हम एक रिएक्शन लेते हैं उससे दिखाते हैं। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, A प्लस बी देता है C प्लस डी, मान लीजिए अपने मन से ना। अब मैं इसके टर्म में लिख सकता हूँ, इसके टर्म में भी लिख सकता हूँ ना। नीचे लिखिए द रेट ऑफ रिएक्शन can be written in any one of the following ways। तो रेट ऑफ रिएक्शन नीचे लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन दिखाते कैसे हैं बेटा, dx/dt। अब इसके टर्म में लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, जो x है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट का होगा तो माइनस साइन लगाऊंगा, d/dt एक्टिव मास ऑफ A। फिर b के टर्म में लिखूंगा तो माइनस ऑफ d/dt एक्टिव मास ऑफ B। अब मैं c के टर्म में लिखूंगा तो माइनस नहीं लगाऊंगा, d/dt एक्टिव मास ऑफ C। ऑलरेडी यहाँ प्लस रहता है, चाहे लगाइए चाहे न लगाइए, प्लस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इज इक्वल टू d/dt एक्टिव मास ऑफ D। मैं किसी एक के टर्म में लिख सकता हूँ, यह विथ रिस्पेक्ट टू A है, यह विथ रिस्पेक्ट टू B है, यह विथ रिस्पेक्ट टू C है, यह विथ रिस्पेक्ट टू D है। थोड़ा कोष्टक है, इसको एक्टिव मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एक्टिव मास। एक्टिव मास का मतलब समझते हैं कि नहीं, बोलिए। एक्टिव मास का मतलब समझिए, एक्टिव मास है, एक्टिव मास का समझिए, जैसे ये हमने साथ ग्राफ लिखा P, ये अपने में 100 है और ये 0 है, तब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। तो जैसे आप 100 रुपये लेकर मेले में गए हैं, भी खर्च नहीं किया, तो खर्च करने का टाइम 0। लेकिन जो ही आपने 10 रुपये खर्च किया, T स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यही से खर्च करना आपने शुरू किया था। तो 100 कहाँ से आया, इसी 10 कहाँ से आया, इसी 100 में से घटा, क्योंकि 100 रुपये तो आपके पास था, 10 रुपये का आपने केला खरीदा, प्रोडक्ट आ गया केला हाथ में, तो 10 रुपये कहाँ से टूटा, 10 रुपये इसी 100 में से। अब जो बचेगा, ये कितना बचा, 90, यह भी एक्टिव है, इसी पैसे को आप खर्च कर सकते हैं, इसको तो आप नहीं खर्च कर सकते ना, वो तो प्रोडक्ट में आ गया। जैसे मतलब आपने केला ले लिया 10 रुपये का, तो अब तो प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया ना। अब उसको तो खर्च नहीं कर सकते ना, वो तो प्रोडक्ट है, उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बचा कितना, अभी यह 90 रुपया एक्टिव है, यानी 90 रुपया आप खर्च कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है एक्टिव मास हुआ, बचा हुआ कंसंट्रेशन, जो कहाँ जा सकता है, प्रोडक्ट में जा सकता है। इसी 90 रुपये से आप सामान खरीद सकते हैं। ऐसे ही रिएक्टेंट की केस में होता है, रिएक्शन की केस में होता है। जैसे मान लीजिए शुरुआत में ये A है, या 0, यहाँ x आया, तो x कहाँ से घट के आएगा, इसी A में से आएगा। और एक्टिव मास A लिख दिया अगर मैंने, इसका मतलब हुआ A माइनस x, क्योंकि 90 ही तो आएगा। दिमाग पर बैठिए, एक्टिव मास किसको कहेंगे, वह बचा हुआ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जो अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट
हो सकता है, जो प्रोडक्ट में चला गया उसका कुछ नहीं हो सकता, वो प्रोडक्ट आ गया। बात समझ में आई ना? जैसे आपने 10 रुपए का केला खरीद लिया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, आप उसको खा सकते हैं। लेकिन क्या वो 10 रुपया केलवा से भी कुछ खरीद ले, संभव नहीं है, ठीक ना? इसी को कहा जाता है एक्टिव मास। अब डालिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दिखाया कैसे आता है बेटा? तो लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx by dt। व्हाट इज dx? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम, यानी इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इधर क्या है आपका? रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ऊपर कंसंट्रेशन है, नीचे टाइम। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन कटाएंगे, क्या आएगा? मुआ डालेंगे, तब रुपए में से रुपया घटाएंगे, क्या आएगा? रुपया ही तो आएगा। रुपए में से रुपया घटाएंगे तो रुपया ही तो यूनिट आएगी, कि जीरो आ जाएगी? 100 रुपया में से 10 रुपया घटाए तो 90 रुपया, रुपया ही आएगा। यूनिट क्या आएगी? यूनिट नहीं बदलती, मात्रा बदलती है पगली। पैसा घटे बढ़ेगा, रुपया थोड़ी नहीं घट जाएगा। 100 रुपया में 10 रुपया निकाल लिया, 90 पैसा बचे, ऐसा है क्या? रुपया ही बचेगा, क्योंकि रुपये में से रुपया निकालने पर रुपया मिलेगा और टाइम से टाइम निकालने पर टाइम ही मिलेगा। इसीलिए चेंज के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? सिर्फ कंसंट्रेशन। भाई 10 लीटर तुम्हारे पास दूध और 2 लीटर निकाल लिया था, 8 लीटर बचेगी, कुछ और बचेगी? बोला हाँ, लीटर ही तो बचेगा। तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, अब इसकी यूनिट होती सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि पर लीटर है, इनटू ये ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी जो यूनिट मिली आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो मिली आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये सही ना देखा था, नीचे सेकेंड क्या मिला आपको? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मिला आपको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फैक्टर ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। देखिए मेरा से पढ़ लीजिएगा, खूब बैठल का है। केमिस्ट्री पढ़ना है तो मेहनत से पढ़िएगा। फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। कौन कौन से कारक हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है? पहले निकालिए कंसंट्रेशन, पहले निकालिए कंसंट्रेशन, सांद्रता। आपके पास रुपए अधिक हो तो खर्च क्या करेंगे? रुपया अधिक हो, मेले में गए हो और एक बच्चे के पास कम हो, 2 बच्चे लीजिए, एक बच्चे के पास 1000 रुपया है और एक बच्चे के पास 100 रुपया है, दोनों के खर्च करने का रेट कैसा होगा? इसका ज्यादा है तो दनादन सामान खरीदेगा, अब इसके पास 100 ही रुपया है तो बहुत सोच समझ कर खरीदेगा। जैसे तुम्हें समय है, अगर यो चाहे तो एक दाम खत्म कर दे, अगर ये 100 रुपया खर्च करे, इहो 100 रुपया खर्च करे तो जीरो हो गया, ठीक?
होगी ना। तो इसका रेट तो स्लो होगा खर्च करने, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास 100 ही रुपये है, तो बहुत आराम से खर्च करेगा कि भाई 3 घंटा मेला में रहेगा तो थोड़ा 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 करके खर्च करेगा। अगर जाना चाहिए मेरे पास ढेर कर तब जल्दी जल्दी खर्च कर, तो वो बात ही करना। कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। उदाहरण दे रहा हूं ना, देखिए जैसे हमने कहा कि हाइड्रो विधि से अमोनिया का निर्माण में N2+3H2 मिलाया जाता है और 2NH3 बनता है। हालांकि ये रिवर्सिबल होता है, हमसे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ देखना है आपको कंसंट्रेशन। यहाँ एक छिपा हुआ है, बोलिए हाँ, संबंध कितने का है? एक संबंध है 3 का है कि नहीं? इधर कितना आ रहा है? 2। चलिए कंसंट्रेशन को डबल कर लीजिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, डबल करूंगा तो ये 2 होगा, ये कितना हो जाएगा? 4। ट्रिपल करिए तो 3 9, तो ये कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा है, जिसका मतलब रेट बढ़ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली बढ़ेगा। ठीक, देखिए हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हायर HIGHER, higher the concentration of reactant, comma, greater is the rate of reaction, greater is the rate of reaction, that is the rate of reaction increases, that is the rate of reaction increases with increase in concentration of the reactant, concentration of the reactant। एग्जाम्पल लिखिए, ठीक। दूसरा टेम्परेचर, चाय बनाना आता है आपको? हैं? चलिए मैं आपके घर पहुंचा, बोला कि 2 मिनट में चाय पिलाइए, कैसे पकाएंगे? बोलो कैसे पकाओगे? हमने कहा 2 मिनट तुम्हारे पास है, 2 मिनट में तुम्हारे यहाँ रुकूंगा, चाय पिलाओ, कैसे पकाओगे? और बंद करिए, 3-4 रुपये बंद कर दो तुझे। चलो तो यहाँ पहुंचे, हम कहे चलो 10 मिनट समय हम चाय पिया लो, कैसे तुमने पूछा? तुम बोलो 2 मिनट तो नहीं आ रहा, 10 मिनट इनकी है, कैसे चाय पिया? चलो साइंस के बच्चे हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज होना चाहिए। पढ़ने लिखने के मतलब होता है, ये मतलब नहीं होता कि हम साइंस पढ़ रहे हो हमें ज्ञान ही नहीं है। बोलिए हमने एक को 2 मिनट दिया, एक को 10 मिनट, और हमको चाय चाहिए, पिलाएंगे कि नहीं, और पिलाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताइए? आप बताइए कैसे बनाएंगे, वही। चलिए पूरी सामग्री डाल दिया, साइंस का ध्यान नहीं रखेंगे। गैस की स्पीड क्या होगी? गैस आपको 2 ही मिनट दिया है, तो गैस जितनी फुल पावर में होगी उतनी लगाएंगे। बोला तबाना है, खाली हमें बोला कुछ भी पूरी कर बैठा है। अगर 2 मिनट समय है तो मैं क्या करूँगा, फास्ट करूँगा काम ना, कि जल्दी जल्दी गैस जितना तेज हो इसका, थोड़ा सा दूध डालिए, 1 कप बनवा भरे के चीनी चाय पत्ती फुल संगे रखते और फास्ट करी गैस जितना हो सके, क्योंकि टाइम क्या है?
चाय 2 मिनट में बन जाएगी पक्का। अब आप अगर 10 मिनट में बनाएंगी तो आपको बहुत इत्मीनान से होगी कि खूब अच्छी सी चाय बनाएं, अच्छे से पकाएं, खूब धीमा करके पकाएं, क्योंकि इनके पास कितना है। तब तो ये बहुत रिलैक्स में होंगी ना, तो एकदम फास्ट तो करेंगी नहीं गैस को, स्लो करेंगी कि अच्छी सी पके, क्योंकि हमें चाय चाहिए ही चाहिए। तो जिसको 2 मिनट दूंगा वो टेम्परेचर क्या कराएगा, बहुत हाई रखेगा, और जिसको 10 मिनट दूंगा वो टेम्परेचर से मानसिक रूप से भी थोड़ा कूल होगा, नहीं होगा। अभी ऐसा लग रहा है जिस दिन घर पहुंचूंगा ना तब देखिएगा बीपी, तब बीपी देखिएगा अपनी कि 2 मिनट में मुझे चाय पिलानी है, मैं क्या करूं, बर्तन मांजेगी, टोप चढ़ाएगी, कुकर चढ़ाएगी, कितना गैस तेज करी ना हो। यही तो मैं जानना चाहता था कि अगर 2 मिनट में हमें कम समय तो टेम्परेचर ज़्यादा, अधिक समय तो टेम्परेचर कम, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। सीधी सी बात है, आपको जल्दी कोई चीज़ पकानी है तो गैस को तेज करते हैं। अब चाहे जितना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो करना चाहे टेम्परेचर को स्लो करते जाइए। टेम्परेचर स्लो करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, टाइम ज़्यादा लेगा। टेम्परेचर हाई करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, समय कम लेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो और उसका टेम्परेचर बीच में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 2 से, जैसे आप खाना पका रहे हैं, हम बीच में जाकर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए तो जिस रेट से खाना पक रहा होगा उसका या तो 2 गुना या तो 3 गुना हो जाएगा। बस समझ में? हाँ, लेकिन सब पर लागू नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो उल्टे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उल्टे होते हैं। यानी यह कब लागू हुआ, जब इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर उल्टा होता है। जैसे चूने पानी को मिलाइए तो हीट अपने आप देता है, हीट अपने आप देता है। तो यह इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सो की केस में टेम्परेचर लो और इंडो की कंडीशन में टेम्परेचर हाई। लिखिए द रेट ऑफ रिएक्शन increases, the rate of reaction increases with increase in temperature, increase in temperature, full stop. It is experimentally observed that it is experimentally observed that the rate of reaction becomes almost double or triple on increase the temperature, on increase the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस, बाई 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, जैसे मान लीजिए A प्लस बी रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट P दे रहा है, तो इसका रेट मान लीजिए क्या है, इसमें R है। क्या है? R है। और टेम्परेचर क्या है इसका? T है। टेम्परेचर क्या है इसका? T मान लीजिए। ठीक, ज्यों ही मैं टेम्परेचर को 2T करूंगा, 10 डिग्री बढ़ाऊंगा, यानी T प्लस 10 करूंगा, T प्लस 10 करूंगा, ये जो R है कन्वर्ट हो जाएगा 2R अथवा 3R में। रिएक्शन तो वही रहेगा, रिएक्शन जैसे हो रहा है, मान लीजिए रिएक्शन चल रहा है, टेम्परेचर इसका T है, इसका रेट R है। जो ही मैंने T में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, यह जो R है
कम से कम 2R हो जाएगा या तो 3R हो जाएगा। मिनिमम 2 गुना हो सकता है, मैक्सिमम 3 गुना बढ़ सकता है। ठीक है, बस समझ में आई। नेक्स्ट लिख जाएंगे प्रेशर। प्रेशर हाँ लिखा है, लिख लो भाई, समझे तो समझ लेना। देखो कोई एग्जांपल है आपके लिए, लिख लीजिए। 60 का क्वेश्चन। प्रेशर का इफेक्ट बताइए। प्रेशर का इफेक्ट, जैसे अभी आप नॉर्मल है, मस्त घर से आ रहे हैं और घर से तनाव लेकर आ रहे हो तो कैसी स्पीड रहती है? जैसे भी आप नॉर्मल बैठे हैं और मैं आपका सर 2 लोगों का टकरा दूं, 2 बच्चों का, प्रेशर बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? आप मन मन क्या देंगे? 1000 गाली देंगे? देंगे नहीं देंगे? जैसे आप रास्ते जा रहे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपका प्रेशर बढ़ेगा तो मन मन उसको आशीर्वाद देंगे, और हो सकता है मौका मिले तो भूल भी दे सकते हैं कैसे? यानी प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। सिंपल सी बात समझिए, प्रेशर जो है गैसियस अवस्था में प्रेशर मिलेगा, किसमें मिलेगा बेटा? गैसियस अवस्था में ही मिलेगा। अब गैसियस अवस्था का जो प्रेशर है वो कंसंट्रेशन जैसा कार्य करता है, कंसंट्रेशन जैसा कार्य करता है। नॉर्मली समझ लीजिए, कभी साइकिल से पंप से साइकिल होगा भरिए भरिए ना, जब आप ऊपर उठाते हैं और छोड़ दीजिए, मत दबाइए, तो क्या हवा चली जाएगी? आप प्रेशर बढ़ाते हैं, ध्यान समझिए, प्रेशर बढ़ाते हैं, हवा किधर जाती है? दूसरी दिशा में। एक रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट। समझिए, आपका ट्यूब है और आपकी ये पंप है। आप सिर्फ पंप को सुच्ची में कस के छोड़ दीजिए, हवा इधर से नहीं भरेगी, यानी ट्यूब में नहीं भरेगी, भरेगी। जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तभी ट्रांसफर होगा किसमें? ट्यूब में। जैसे समझिए, ये आपका वेसल है गैसियस अवस्था का, ठीक? ये जो स्थान है वास्तव में वॉल्यूम है, क्या बेटा? वॉल्यूम है ना। ये स्थान गैस के लिए क्या है? ये जो आपकी साइकिल पंप है ये वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ गैसें हैं, एयर है, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेज है, ठीक? और इससे जो आपने कनेक्ट किया है किसी वेसल को, मान लीजिए हम दूसरे वेसल को कनेक्ट कर रहे हैं, इसी से जो आप ट्यूब कर रहे हैं उसी ट्यूब को वेसल समझना है, ठीक? इसमें भी पिस्टन लगा हुआ है, ऑटोमेटिक तो हवा प्रवेश नहीं कर जाएगी क्योंकि उसमें वाल लगा हुआ है, वाल लगा हुआ है ना, ठीक? दोनों का प्रेशर बराबर है, दोनों का प्रेशर बराबर। आपका ये इधर से उधर ट्रांसफर होने नहीं। जब हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, इधर प्रेशर ज्यादा होगा, गैस किधर जाएगी? अब पिस्टन इसका कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। गैसियस की अवस्था में ही पाया जाएगा। गैसियस अवस्था में प्रेशर एज ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट काम करता है, जो जो प्रेशर बढ़ाएंगे अक्रिया दूसरी तरफ शिफ्ट होगी। क्यों ऐसा हमेशा माना जाता है कि जो फ्लो होता है हाई टू लो होता है, उच्च दाब से हवाएं निम्न दाब की तरफ बहती हैं, ऊपर से पानी नीचे बहता है, हीट हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो करती है, ठीक? तो जब भी फ्लो होगा हाई टू लो होगा, तो जिधर का कंसंट्रेशन ज्यादा उस दिशा से कहां जाएगी वो? जिधर प्रेशर कम होगा, ठीक? देखिए, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, टाइम खत्म हो रहा है। इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन the concentration is expressed in terms of pressure, in terms of pressure, comma therefore नहीं full stop therefore comma higher is the pressure of gaseous reactant, higher is the pressure of gaseous reactant, comma greater is the higher is the pressure of gaseous reactant, comma greater is the rate of reaction,
ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट डे कैटलिस्ट हेडिंग डाल दीजिएगा।